हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था किसे कहते हैं किशोरावस्था, किसे कहते हैं यौनारंभ, और यौनारंभ के समय में उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन थे, ये सारे टॉपिक को इसके पहले वाले हमने वीडियो में जो है कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, तब जाके जो है हम लोग देखेंगे किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है मानव में। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो नर जनन तंत्र यानी कि समझिए कि सिंपल से इसका एक डेफिनेशन होगा, यानी कि अंगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर युग्मक का निर्माण करे, उसके अलावा युग्मक का स्थानांतरण करे, तो वैसे अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं नर जनन तंत्र। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए क्या होगा, यानी कि अंगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर, अंगों का वह समूह जो युग्मक का निर्माण करे, उसके अलावा युग्मक का स्थानांतरण करे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करे, तो वैसे अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, और आपका एग्जाम में ये नर जनन तंत्र का डायग्राम आता है, तो इसीलिए आप एक बार दो बार इस डायग्राम को बना लीजिएगा, है कि ना। अगर आप नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर जो है आप वहाँ पे एक वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो बनाया गया है कि किस प्रकार से हम लोग नर जनन तंत्र का चित्र जो है बना सकते हैं। ठीक है, या आप YouTube पे बोलिएगा नर जनन तंत्र राहुल बायो, ऐसा टाइप करिएगा तो सबसे ऊपर जो है हमारा वीडियो आएगा। वहाँ से देखकर काफ़ी कम समय में जो आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इससे भी बेहतरीन जो है आप डायग्राम बना सकते हैं नर जनन तंत्र का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग देखने को मिलता है। तो एक हम लोग को देखने को मिलता है वृषण। ठीक है, उसके बाद होता है अधिवृषण। ठीक है, उसके बाद में होता है शुक्रवाहिनी, उसके बाद में होता है शुक्राशय ग्रंथि, उसके बाद में होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पे सीसन होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी अभी आप देखें, ये सब क्या है, ये सब नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले प्रमुख अंग है। ये तो नाम हो गया। वृषण एक क्या बोलते हैं कि नर जनन तंत्र में पाए जाने वाला एक अंग है। उसके बाद में अधिवृषण एक अंग है। उसके बाद में शुक्रवाहिनी एक अंग है कि ना। उसके बाद में शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन, तो ये सब क्या है, नर जनन तंत्र में पाए जाने वाला प्रमुख अंग है। ठीक है, तो केवल नाम तो आपको याद करने से कुछ होगा नहीं, नाम के अलावा उसका क्या काम है इसके बारे में भी जो है आपको एकदम बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो लाल रंग का आप एक अंग देख रहे हैं, है कि ना, पहले हम लोग उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का एक गोला, एक अंडा के आकार का जो संरचना देख रहे हैं आप, इसका नाम है वृषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, है कि ना। और ये संख्या में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बना के दिखाया गया है, तो ये संख्या में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद में यह एक त्वचा से ढका हुआ रहता है, बाहर से एक जो त्वचा से ढका हुआ रहता है, और इस त्वचा को हम लोग क्या कहते हैं, इस त्वचा को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वृषण कोश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वृषण एक अंडाकार गोलाकार संरचना वाला एक अंग है जो वृषण कोश से ढका हुआ रहता है। ठीक है, और वृषण कोश पे हमको इस प्रकार से बहुत सारा जो है गहरा काले रंग का जो है बाल हम लोग को दिखाई देता है। तो ये तो हो गया वृषण कोश। अब बात आता है वृषण का, कि वृषण का काम क्या है। तो वृषण नर में पाए जाने वाला ऐसा अंग है जो नर युग्मक शुक्राणु को बनाता है। ठीक है, जो किसे बनाता है, जो नर युग्मक शुक्राणु को बनाता है। और शुक्राणु का अगर आप डायग्राम देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हैं।
आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे जो डायग्राम ये जो देख रहे हैं यही है शुक्राणु। तो ये शुक्राणु को बनाने वाला कौन होता है? वृषण। ये कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। और इसी शुक्राणु को हम लोग नर युग्मक कहते हैं। और इसके बिना नर जो है संतान का उत्पत्ति जो है नहीं कर सकता है। तो ये जो शुक्राणु है ये बनता कहाँ है? ये बनता है वृषण में बनता है। एक बार में लाखों करोड़ों की संख्या में बनता है और दोनों वृषण में बनता है। ये ना कि एक वृषण में बनता है, दोनों वृषण में बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको यहाँ तक आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो गोला रंग का जो एक देख रहे हैं लाल रंग का जो अंग है इसे बोलते हैं वृषण। वृषण में बनता है शुक्राणु। शुक्राणु एक बार में लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं, है कि ना? और शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, जिसके द्वारा नर जो है संतान का उत्पत्ति जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये जो वृषण है ये एक और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम लोग के जीवन में। वृषण से नर युग्मक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है और जिस हार्मोन के द्वारा नर के पास जो नर गुण दिखना चाहिए ये सब जो है गुण जो है दिखाई देता है। नर एक ग्रंथि की तरह है जो अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन के चलते नर के अंदर जो भी गुण प्रकट हो जाए सब गुण प्रकट होता है। ठीक है ना? और टेस्टोस्टेरोन नाम को हम लोग टेस्टोस्टेरोन जो नामक जो हार्मोन है उसको हम लोग नर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको समझाने का जो है प्रयास किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो ये वृषण के ऊपर जो है एक संरचना देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए ये वृषण है तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से संरचना देख रहे हैं और ये जो है ये पीले रंग का जो है बना के दिखाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, यानी कि वृषण की चूंकि ये ऊपर पाया जाता है इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है अधिवृषण। ठीक है, तो अधिवृषण का क्या? अधिवृषण कितने होते हैं? तो अधिवृषण भी 2 होता है। जब वृषण की संख्या 2 होगा तो अधिवृषण भी 2 होगा। ठीक है, तो ये अधिवृषण में क्या होता है कि शुक्राणु जो वृषण में बना है वो अधिवृषण में ही आके इकट्ठा होता है और अधिवृषण में ही आके शुक्राणु जो है परिपक्व होता है, यानी कि जनन के योग्य बनता है। ठीक है ना? यानी कि अधिवृषण वो जगह है जहां पे शुक्राणु इकट्ठा होगा, इसके अलावा शुक्राणु परिपक्व होगा यानी कि संतान के उत्पत्ति के योग्य बनेगा। ठीक है ना? उसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो इसके पहले जो हमने वृषण की बात किया तो वृषण में शुक्राणु बनता है नर युग्मक, लेकिन शुक्राणु को वृषण में बनने के लिए कि शरीर के ताप से 2 या 3 डिग्री तापमान जो है कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए ये वृषण हमारे शरीर के अंदर ना रहकर हमारे शरीर से बाहर एक त्वचा के अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, तो शुक्राणु से बनने के लिए 2 या 2.5 डिग्री तापमान कम की आवश्यकता होती है शरीर से। इसी कारण से जो वृषण है वो हमारे शरीर के अंदर ना होकर शरीर के एकदम बिल्कुल शरीर से बिल्कुल अलग रहता है कि ना? 2 पैरों के बीच में या 2 जांघों के बीच में जो है ये झूलता हुआ एकदम जो है झूलता हुआ होता है, यानी कि जो वृषण कोश के अंदर रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पीले रंग के अधिवृषण से यहाँ पे हरा रंग का एक नलिका जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी कि जिसको हम लोग वास डिफरेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो नाम में ही इसका आंसर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नाम में ही आंसर है शुक्रवाहिनी। यानी कहने का अर्थ है ये शुक्रवाहिनी एक ऐसा नलिका है जो शुक्राणु को ढोने का काम करता है। शुक्रवाहिनी क्या करता है? शुक्राणु को वृषण से लेता है और शुक्राणु को अधिवृषण से लेकर जो है यहाँ शीशन तक जो है पहुंचाता है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्रवाहिनी एक ऐसी नलिका है जो क्या करती है कि अधिवृषण से शुक्राणु को लेकर या वृषण से शुक्राणु को लेकर ये जो शीशन जो अंग है वहां तक जो है पहुंचाने का काम करता है। कौन? शुक्रवाहिनी। अब चूंकि अधिवृषण 2 होंगे तो शुक्रवाहिनी का भी संख्या कितना होगा? शुक्रवाहिनी का भी संख्या होगा 2 होगा। आप लोग नर नसबंदी के बारे में सुने होंगे, तो नर नसबंदी में क्या करते हैं? नर नसबंदी में कुछ नहीं करते हैं। नर नसबंदी में
केवल यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं शुक्रवाहिनी, इसको यहाँ से काट दिया जाता है और काटने के बाद में दोनों को बांध के अलग कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जिस कारण से यहाँ पे युग्मक तो बनता है, लेकिन ये युग्मक इसके आगे होकर शीशन से जो है बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद में आगे जाकर शुक्रवाहिनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चॉकलेट कलर का दो अंग दिखाई दे रहा है और इसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, तो शुक्राशय ग्रंथि जो है आगे चल के जो शुक्रवाहिनी शुक्राशय ग्रंथि से जुड़ता है और शुक्राशय ग्रंथि अपने अंदर से एक द्रव युक्त पदार्थ बनाता है, जिसके अंदर पाया जाता है बहुत सारा पोषक तत्व। और ये जो होते हैं पोषक तत्व, ये क्या करते हैं, शुक्राणु को पोषण देते हैं, शुक्राणु को ऊर्जा देते हैं, ताकि जो शुक्राणु जो इतना लंबा और इतना बड़ा जो सफर जो करने वाला है, उसमें उसको जो है ऊर्जा मिल पाए। ठीक है ना, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुक्राशय ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि जो क्या करता है कि शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है। ठीक है ना, और ये संख्या में कितना होता है, ये संख्या में 2 होता है। दो हम लोग को देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं कि शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, संख्या 2 है, काम है इसका पोषण देना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके जैसे कि हम मान सकते हैं कि शुक्राशय ग्रंथि एक पेट्रोल पंप की तरह है। जिस प्रकार से आप अपने घर से निकलते हैं बाइक लेकर, तो अगर आपको काफी दूर का रास्ता तय करना है तो आप लोग क्या करते हैं, बीच में कहीं ना कहीं रुक के कहीं पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हैं। तो ये शुक्राशय ग्रंथि पेट्रोल पंप की तरह है, जो क्या करेगा, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसे पोषक उसमें जो है उसको पोषण देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि ना, क्योंकि यहां तक जो भी आपको बताया गया सब इजी है। ठीक है ना, उसके बाद में शुक्राशय ग्रंथि के बाद में यहाँ पे एक काले रंग का एक ग्रंथि दिखाई दे रहा है, जिस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 होता है कि ना। और प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम यह है कि प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपने अंदर से कुछ दूधिया रंग का द्रव को बनाता है। ठीक है ना, यानी कि दूध के रंग के जैसा दूधिया रंग का गाढ़ा द्रव को बनाता है। और आगे जाके जब शुक्राणु ऐसे होते हुए यहाँ तक शुक्राशय तक पहुँचेगा और शुक्राशय ग्रंथि के बाद में जब ये शुक्रवाहिनी में आता है तो क्या बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ द्रव निकलता है जो दूधिया रंग का होता है और उसी द्रव के अंदर आगे जाके शुक्राणु जो है मिल जाता है। अब शुक्राणु जो है क्या होता है कि अब शुक्राणु क्या हो गया, अब शुक्राणु को एक द्रव माध्यम मिल गया और वो द्रव क्या करता है कि शुक्राणु को सक्रिय करता है, उसको एक्टिव करता है। ठीक है, और उसके अलावा उस शुक्राणु को आगे मादा जनन तंत्र में तैरने में सहायता भी करता है। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि अब वो जो शुक्राणु जो आके मिला है कि ना, आगे जब ये शीशन से जब निकलेगा तो उसको हम केवल शुक्राणु नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे वीर्य। वीर्य इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर शुक्राणु है, फिर उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि का कुछ द्रव है, उसके बाद में जो है शुक्राशय ग्रंथि का कुछ द्रव है, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि का कुछ द्रव है। तो इन सारे द्रव मिलने के बाद में वह एक, और तब जाके वो वहां से शीशन से बाहर निकला है। तो शीशन से केवल शुक्राणु नहीं निकल रहा है, शीशन से जो है सब चीज निकल रहा है, यानी कि शुक्राशय ग्रंथि का द्रव निकल रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव निकल रहा है कि ना। उसके बाद में उसके अंदर शुक्राणु भी है, इसीलिए हम लोग उसे क्या कहेंगे, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं वीर्य। ठीक है ना, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा गया है। उसके बाद में ये यहाँ पे आप एक पिंक कलर का प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद एक यहाँ पे नलिका कुछ ऐसे देख रहे हैं, है कि ना। और इस नलिका का नाम क्या है, इसका नाम है मूत्र मार्ग, यानी कि जिसको हम लोग यूरेथ्रा भी कहते हैं। और ये मूत्र मार्ग इसका नाम है, यानी कि कहने का अर्थ यह वह नलिका है या वह रास्ता है जिसके द्वारा मूत्र जो है आगे बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो यानी कि याद रखिएगा कि मूत्र मार्ग से मूत्र भी निकलता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे
यहाँ पे ये यहाँ से एक किडनी से एक आएगा नलिका, एक किडनी से यहाँ से आएगा नलिका, और ये मूत्राशय है, ठीक है ना। और इसी मूत्राशय में आके मूत्र इकट्ठा होता है, और ये आगे जाके फिर ये मूत्राशय से एक नलिका जो है यहाँ पर यहाँ तक आया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि मूत्र मार्ग से मूत्र भी निकलता है, इसके अलावा मूत्राशय से ही जो है वीर्य निकलता है, यानी कि शुक्राणु भी निकलता है। तो यानी कि मूत्राशय वो रास्ता है जिसके द्वारा शुक्राणु भी निकलेगा, जिसके द्वारा जो है मूत्र भी निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये मूत्राशय कहाँ देखने को मिलता है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे शीशन होना चाहिए। ये जो मूत्राशय जो है वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एक अंग दिखाई आपको दे रहा है कि ना, और इसको हम लोग बोलते हैं शीशन, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो इसको बोलते हैं शीशन। शीशन के अंदर बीचों बीच हम लोग को देखने को मिलता है मूत्र मार्ग, ठीक है। शीशन का भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका है जनन का क्रिया करने में, क्योंकि जब नर और मादा शारीरिक संबंध बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब वो मैथुन का क्रिया करते हैं, तो इस शीशन का आकार बड़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है और सख्त हो जाता है, और इसी शीशन को नर जो है मादा की योनि में डालता है, और अपने अंदर जो वृषण में जो शुक्राणु बनाया है, वो शुक्राणु को क्या करता है कि मादा के योनि में ले जाकर छोड़ देता है कि ना। तो ये शीशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जनन के क्रिया करने के दौरान में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और शीशन का आकार परिस्थितियों के अनुसार जो है छोटा बड़ा होते रहता है। तो ये यहाँ पे हम लोग का जो है अंग था, और उस अंग के कार्य थे, ठीक है। जिसमें से एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वृषण संख्या में 2 प्रमुख काम नर युग्मक को बनाना, यानी कि शुक्राणु को बनाना। और वृषण कहाँ होता है कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं कि ये शरीर के बाहर, यानी कहने का अर्थ है कि वृषण कोश में देखने को मिलता है, ठीक है। और वृषण से ही हम लोग को बनता, हम लोग का जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन यहीं से बनता है। वृषण को चारों बगल से ढक के रखता है वृषण कोश, ठीक है ना। और इस वृषण कोश पे काफी हमको बाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये वृषण के ऊपर जो हरा रंग का जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं अंग, उसको बोलते हैं अधिवृषण। और ये अधिवृषण क्या करता है कि क्या बोलते हैं कि जो वृषण नर युग्मक बनाया है शुक्राणु, उसको इकट्ठा करता है, उसको सक्रिय करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को देखने को मिलता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम यही है कि ये वृषण से शुक्राणु को या अधिवृषण शुक्राणु को लेता है और शीशन तक पहुंच जाता है। संख्या में ये भी 2 होता है। आगे जाके शुक्रवाहिनी एक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जुड़ता है ग्रंथि से, और उस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि अपने अंदर से एक द्रव निकालता है बना के, और वो द्रव क्या करता है कि शुक्राणु को देता है पोषण, ठीक है ना। फिर आगे जाके क्या होता है, आगे जाके हम लोग को ये देखने को मिलता है कि आगे जाके एक और देखने को मिलता है ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से एक दूधिया रंग का द्रव निकलता है कि ना। और ये दूधिया रंग का द्रव क्या करता है, शुक्राणु को तैरने के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। उसके अलावा शुक्राणु को सक्रिय करने में भी सहायता करता है। आगे जाके हमको शीशन में एक दिखाई देता है नलिका, है कि ना, जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग वो नलिका है जिसके द्वारा मूत्र भी बाहर निकलता है, और जिसके द्वारा शुक्राणु या वीर्य जो है बाहर निकलता है। वीर्य किसे कहते हैं, शुक्राणु प्लस शुक्राशय ग्रंथि से निकला हुआ द्रव प्लस जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला हुआ द्रव, इन तीनों को आपस में मिला देंगे, तब जाके हम लोग का बनेगा वीर्य। और वीर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीमेन, ठीक है। उसके बाद में शीशन भी क्या है, शीशन भी एक हम लोग का एक काफी महत्वपूर्ण अंग है, जो संभोग के दौरान या मैथुन का क्रिया करने के दौरान ये मादा के योनि में इसको नर डालता है। उसके बाद में जो भी अपने इसके अंदर जो भी वीर्य बना है उसको योनि में ले जाकर छोड़ देता है, और आगे जो भी प्रक्रिया जो भी घटना घटने वाला होता है वो सब जो है मादा के गर्भाशय में होता है, या मादा चरण तंत्र में देखने को मिलता है, ठीक है।
तो अब आइए इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे एक और बेहतरीन फैंटास्टिक फोटो आप देख सकते हैं, और ये फोटो एनसीईआरटी बुक का फोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोटो एनसीईआरटी बुक का है। यहाँ पे आप मूत्र नलिका देख रहे हैं, ठीक है, जो वृक्क से आया है, यानी कि जो किडनी से आया है। मूत्राशय के बारे में कहे थे, यहाँ पे शुक्राशय है जिसका संख्या 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि देख सकते हैं, है कि ना। उसके बाद में यहाँ पे मूत्राशय, जहाँ पे आके मूत्र जो है इकट्ठा होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक गोला सा अंडाकार संरचना जिसको हम लोग वृष्ण कहते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में वृष्ण के ऊपर आप अधिवृष्ण देख सकते हैं, जहाँ पे आके शुक्राणु इकट्ठा होता है। फिर अधिवृष्ण के आगे एक देख सकते हैं नलिका की जैसा संरचना दिया गया है, इसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं शीशन को देख सकते हैं, है कि ना। उसके बाद में इस शीशन के अंदर से ही एक बीच से एक नलिका गुजरा है जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कह सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोस्टेट ग्रंथि को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वृष्ण कोश, एक वृष्ण जो है ढका हुआ है एक त्वचा से, जिसको हम लोग कहते हैं वृष्ण कोश, ठीक है। तो ये जो अंग है सबके बारे में हमने आपको बता दिया कि किस अंग का कौन सा काम है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का फोटो है इसीलिए काफ़ी आवश्यक है इसको देखना, ठीक है ना। चलिए तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको हम बताए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखित दिया गया है, ठीक है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इतना ही बड़ा वीडियो डालने में काफ़ी अधिक परेशानी होता है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो भी हमने देखा है कि ना, उसके बारे में क्या नोट्स आपको बनाना है, क्या आपको लिखना है कि ना, उसी चीज़ को लिखित रूप में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, है कि ना। और जो भी जितने सारे आपके दोस्त हैं सब दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो भी हम आप नया वीडियो डालेंगे वो वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।